आज हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति के अंतर्गत कृषि का वाणिज्यीकरण, कुटीर उद्योगों का पतन एवं धन का निष्कासन, इसके बारे में समझेंगे। तो कृषि का वाणिज्यीकरण, पहले इसको समझेंगे क्या है कृषि का वाणिज्यीकरण। जैसा कि किसान पहले जो कृषि करता था वो उन्हीं फसलों को उगाता था जिसकी उसे आवश्यकता होती थी, और इससे सिर्फ किसानों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी बल्कि उनका आराम से काम चल जाता था। लेकिन जब से अंग्रेज आए तो उन्होंने धीरे धीरे उन फसलों को उगाने पर विशेष बल दिया जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, और उन्होंने फिर किसानों की आर्थिक दशा का लाभ उठाया, उन्हें अधिक से अधिक कमज़ोर करने का प्रयास किया, और कृषि में रबड़, चाय, नील, अफीम ऐसी खेतियों को प्रोत्साहन देने पर बल देने लगे, जिससे कि किसान इनको करने पे मजबूर होने लगे। क्यों? किसानों की स्थिति पहले से ही कमज़ोर थी, और अंग्रेज़ों के कारण और यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण किसानों को वही करना पड़ रहा था जो अंग्रेज कह रहे थे। यानी कंपनी जिस प्रकार से लाभ चाहती उसी के अकॉर्डिंग किसानों को कार्य करने पड़ रहे थे। किसानों को एडवांस में रकम पेशगी के रूप में दे दी जाती थी, और किसानों की जो फसल होती थी उसे खेत में ही पहले उसकी कीमत तय करके सस्ते दामों में खरीद ली जाती थी, और जब किसान स्वयं अपने जब फसल बोता था तो उसे बीज जो थे उच्च दाम पर खरीदने पड़ते थे। तो उसका पूरा जीवन और उसका जो कृषि करने का जो सिस्टम था वो सारा गड़बड़ा जाता था, क्योंकि उन्हें बड़े ऊंचे पैमाने पर ऋण लेने पड़ते थे, और ऋण भी अंग्रेजों द्वारा दे दिए जाते थे, और उस पर भारी टैक्स वसूला जाता था। जो किसान इसको देने में अक्षम रहते थे या दे नहीं पाते थे, उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। तो किसान अपनी ही भूमि पर किराएदार बनकर रह गए, क्योंकि वो मर्जी के मालिक नहीं रहे। ना तो अपनी जो खेती है उस पर भूमि पर न मनमाने तरीके से कृषि कार्य कर सकते हैं, और ना ही उसे बेच सकते हैं, और ऋणों का बोझ अलग से। तो इस प्रकार से किसानों को अपनी ज़मीनों से वंचित होना पड़ता था, और कृषि के वाणिज्यीकरण ने किसानों की दशा को और अधिक शोचनीय बना दिया। कृषि पर बढ़ता हुआ बोझ, कृषि पर बढ़ता हुआ बोझ से तात्पर्य है कि किसान पहले अपनी इच्छा से जो चाहे फसल पैदा करें, रबी, खरीफ और जायद की फसलें, लेकिन जब कंपनी ने उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और सरकार जो अंग्रेज सरकार थी तो उसने अपने हिसाब से किसानों से वो फसलें उत्पन्न करवाई जिसे उन्हें आवश्यकता थी अपने उद्योगों में कच्चे माल के रूप में। तो कृषि पर बोझ बढ़ा। दूसरा है वाणिज्यीकरण के प्रभाव। क्या प्रभाव है? किसानों की निर्धनता में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि किसान को कम कीमत पर अपना कच्चा माल बेचना पड़ता था, और ऊंचे दाम पर जो भी सामान की ज़रूरत होती थी उसे खरीदना पड़ता था, और ऐसा न करने पर उन्हें भयानक दंड भी दिए जाते थे। बहुत से किसानों ने अपने पेशेवर कार्य को छोड़ दिया, जैसे दस्तकार वगैरह। तो ये फिर अपने गांव की तरफ गए, तो वहाँ पर भी इनकी स्थिति दयनीय होती गई। तो किसानों की निर्धनता में बढ़ोतरी होती गई, क्योंकि जो साहूकार होते थे वो भी इसमें पीछे नहीं थे, वो किसानों की ज़मीनें भी हड़प लेते थे। ऐसे भू राजस्व बंदोबस्त
और हमने देखा कि उसके अंतर्गत रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में भी हमने यही स्थिति को देखा कि किसानों की आय पर कोई विशेष स्थिति में आय पर फर्क नहीं पड़ा, ना कोई उनकी स्थिति में सुधार हुआ। अकाल और प्रकोप। अब अकाल और प्रकोप ऐसी स्थिति में जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी या किसान की फसल बिना मतलब पानी के सूख जाती थी और अकाल पड़ने पर किसानों की ये स्थिति हो जाती थी कि उन्हें भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत से किसानों की भुखमरी के कारण ही मौत हो जाती थी। उसका कारण ये था कि वो किसान तो चाह रहे थे कि वो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का पैदा करें, लेकिन अंग्रेज सरकार उनसे नील की खेती कराती थी, जबकि नील की खेती तो नील तो खा नहीं सकते, उसको तो उद्योगों में उसको देना है और वो किसके काम आएगी नील? ये उनके लिए उस पेट की भूख तो शांत नहीं कर सकती ना। तो किसानों के लिए एक बहुत संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी और किसानों को बस उतना ही अनाज दिया जाता था जिससे उनका पेट भर जाए और वो जिंदा रहें। किसानों का विद्रोह, जब किसानों की दशा सोचनी होती गई और वो दिनों दिन निर्धन होते गए और उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते गए, तो उन्होंने समय पर विद्रोह भी किए, जैसे संताल किसान विद्रोह और बंगाल में भी कई विद्रोह देखने को मिलते हैं और काश्तकारी समितियां भी बनाई गई जिससे किसानों की दशा में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला, लेकिन कुछ भी विशेष परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ। सिर्फ कागजी कार्रवाई थी। अन्य प्रभाव में हम देखते हैं किसानों पर विशेष रूप से, चाहे वो कृषि को क्षेत्र को लेकर, कुटीर उद्योगों को लेकर, किसी भी क्षेत्र में किसानों की दशा अच्छी नहीं थी। वो हर तरह से परेशान थे क्योंकि उनको एक तरह से आर्थिक जंजीरों में जकड़ दिया गया था, क्योंकि उन्हें शादी समारोह, विभिन्न धार्मिक उत्सवों पर धन ऋण के रूप में लेना पड़ता था और जब वो चुका नहीं पाते थे तो उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। इधर अंग्रेज सरकार यह किसानों पर आरोप लगाती थी कि किसान जानबूझकर ऋण लेते हैं और किसान अपने भोग विलासी जीवन को जीने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब सरकार अलग आरोप लगा रही है कि किसान जानबूझ के ऋण लेते, जबकि ऐसा नहीं था। किसानों को मजबूरी में ऋण लेना पड़ता था और कुछ किसानों को ऋण दिया भी जाता था और टैक्स यानी कर उस समय नहीं बताया जाता स्पष्ट रूप से। तो बहुत से ऐसे भी किसान, ऐसे भी कुछ इतिहासकारों, विद्वानों ने कहा है कि बहुत से किसान जो कर्ज में पैदा होते थे और कर्ज में ही मर जाते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कुटीर उद्योगों का पतन। कुटीर उद्योगों का पतन किस प्रकार का? अंग्रेजों के आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योग का स्थिति अच्छी नहीं थी। ग्रामीण हस्तकला की जो बहुत सारी विशेषताएं थी, तरह तरह के कारीगर, बुनकर, चमड़े का काम करने वाले और लकड़ी के कारीगर, इसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाने, मतलब हर तरह की जो शिल्पकार थे वो अपनी ज़रूरतों का सामान बना लेते थे। तो ग्रामीण हस्तकला की अनेक प्रकार की विशेषताएं थी। कुटीर उद्योग की प्रति ब्रिटिश नीति अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती थी कि भारतीय अधिक उन्नति करें और उनके जो उद्योग हैं वो उनका पतन हो। इसी उद्देश्य से वो भारत से अधिक कच्चा माल खरीदकर अपने उद्योगों में भेजते थे और इसलिए कुटीर उद्योगों की स्थिति दिनों दिन गिरती गई और जिसके कारण शिल्पकार और दस्तकार गरीब होकर मृत्यु को प्राप्त होते गए और उनकी स्थिति दयनीय होती गई। कुटीर उद्योगों के विनाश में क्या कारण थे? नंबर 1 कारण मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न स्थिति। मुगल सत्ता यानी जब
मुगल शासन का अंत होता है तो भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कोई भी केंद्रीय शक्ति ऐसी नहीं थी जो भारत को संचालित करे। अतः प्रत्येक जो भी सामंत और सूबेदार थे वो अपने राज्य में स्वतंत्र हो गए और वो अपनी मनमानी करने लगे। जैसे कि हम देखते हैं मराठों ने उत्तर भारत की तरफ आक्रमण करने शुरू कर दिए, राजपूताना में राजपूत शासकों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी, और जिससे कि अंग्रेजों को लाभ हुआ और उन्होंने अब कोई ऐसा मतलब शक्ति नहीं थी भारत में जिससे कि जो भारतीय कारीगरों, दस्तकारों, मजदूरों को और किसानों को एक प्रोत्साहन दे सके, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। कोई निश्चित नीति नहीं रह गई थी, क्योंकि मुगल सत्ता ब्रिटेन से केंद्रीय सत्ता का अभाव से स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मुगल सत्ता ब्रिटेन से उत्पन्न स्थिति ने ही कुटीर उद्योगों के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देसी रियासतों का अंत, जो देसी रियासतें थी, जो देसी रियासतें पहले तो किसानों, मजदूरों, दस्तकारों को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी, जिससे कि किसानों की भी स्थिति अच्छी थी, मजदूरों और दस्तकारों की, क्योंकि जो देसी रियासत के जो सामंत और जो साहूकार होते थे उन्हें भी ये पता था कि यदि इनकी स्थिति अच्छी रहेगी तो इससे हमें हमारा राज्य की भी आय में वृद्धि होगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब देसी रियासतों का अंत हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कोई विशेष तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसकी उपेक्षा की, जिससे कि कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहले भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, फिर कंपनी ने धीरे धीरे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। दक्षिण में निजाम और मैसूर, पूर्व में बंगाल और इधर महाराणा रणजीत सिंह, तो इधर इनको सबको इन पर अधिकार करते हुए तो उनको धन की तो आवश्यकता थी, तो वो धन कहाँ से प्राप्त हो, तो उन्होंने भारतीय बाजार को ही अपना मुख्य केंद्र बिंदु बनाते हुए अधिक से अधिक धन वसूली पर बल दिया। और इसमें हम दस्तक प्रथा को भी देख सकते हैं कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारी वो दस्तक प्रमाण पत्र से कंपनी अपना निजी माल कंपनी का बताकर करों से भी छूट पा लेते थे और धन एकत्र करके इंग्लैंड भेज देते थे। तो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति भी कुटीर उद्योग विनाश का कारण बनी। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कुटीर उद्योग पड़ा, क्योंकि जो उद्योगों में मशीन से निर्मित माल था वह सस्ता था और भारतीय जो कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग से जो माल बनता था वो महंगा होता था। तो जब भारत में सस्ता माल उद्योगों से बनकर आने लगा तो भारतीयों ने उसको ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि सस्ता और अच्छा, चीप एंड बेस्ट। तो इधर औद्योगिक क्रांति से अंग्रेजों को तो फायदा हुआ, क्योंकि उनको सस्ता माल मिल रहा था और वहाँ से तैयार माल सस्ते दाम पर यहाँ बेच रहे थे, यहाँ से सस्ते में ले जा रहे और अपना सस्ता माल यहाँ भेज रहे, खुद मुनाफा कमा रहे। तो इससे क्या हुआ कि कुटीर उद्योगों का विनाश धीरे धीरे होता गया। फिर इसके बाद है भारतीय माल पर ऊंचे कर लगाना। अब भारतीय माल पर ऊंचे कर लगाना जिससे कि वो महंगा हो गया, क्योंकि कोई भी दस्तकार, मजदूर या कारीगर है उसे सामान बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है। अब कच्चा माल उन्होंने सस्ते दामों पर अंग्रेजों ने खरीद लिया और उसी को भारत में ही ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। तो इससे क्या होता था कि जो कारीगर होते थे उन्हें वो कच्चा माल ही नहीं प्राप्त होता। मान लो कोई कपड़ा बनाने वाला कारीगर है, बुनकर है, उसे चाहिए कच्चा माल, अगर कपास नहीं मिल रहा है तो वो कैसे उस कपड़े का निर्माण करेगा, और उसको पहले ही फसल के टाइम पे ही तो बोई लगा खरीद लिया जाता था। तो ये स्थिति भारतीय माल पर ऊंचे कर लगा देने से जो रॉ मटेरियल था वो काफ़ी महंगा हो गया, जबकि उसको वो इंग्लैंड भेजते समय बहुत सस्ते दाम पर खरीद लेते थे। तो ये भी एक कारण था कुटीर उद्योग विनाश का।
इसके बाद है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। अब पश्चिमी सभ्यता का भारतीयों पर अधिक प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि वो भी अब वैसी पाश्चात्य जीवन शैली के जीने के लिए लालायित हो गए। तो उस समय उनको जो इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं जो भारत में आ रही थी वो उनको ज़्यादा प्रमुखता देने लगे, जिससे कि जो भारत में बनी हुई वस्तुएं थी उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। और धीरे धीरे पश्चिमी देशों से या उद्योगों में बनी जो ब्रिटेन से सामान आ रहा था उसको ज़्यादा लोग लाइक करने लगे, जिससे क्या हुआ कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हुआ, लोगों की जीवन कला शैली में परिवर्तन आया और इससे जो देसी माल था उनकी पूंछ कम होती गई और धीरे धीरे जब डिमांड कम तो उसका उत्पादन क्यों हुआ और इसीलिए जो देसी कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ते गए थे। विदेशी व्यापारियों द्वारा भारतीय कारीगरों का शोषण, तो विदेशी व्यापार की कोई नई बात नहीं है कि विदेशी व्यापार कभी भारतीयों का शोषण उन्होंने कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। उन्होंने हमेशा से विदेशी व्यापारियों ने भारतीय कारीगरों को शोषण करने के नए नए तरीके अपनाए कि कच्चा माल ही दो, यहाँ रहने दो, दूसरा उनसे टैक्स लो, तीसरा उन सस्ता सामान यहाँ बेच दो, जिससे कि जनता महंगा सामान क्यों खरीदेगी और इस तरह कारीगर अपने आप ही बेरोजगार हो जाएंगे और इस तरह क्या है उनकी स्थिति हमेशा दयनीय बनी रहेगी। तो ये विदेशी व्यापारियों द्वारा भारतीय कारीगरों का शोषण करने की हमेशा नीति रही। इसके बाद है कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर रोक। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर रोक के रूप में हम देख सकते हैं कुटीर उद्योग विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवहन के साधनों का विकास, परिवहन के साधनों का विकास करने का अंग्रेजी सरकार का यही उद्देश्य था कि भारत से अधिक कच्चा माल आंतरिक क्षेत्र से शीघ्र ही बंदरगाह पहुंच जाए और उसमें देरी ना हो। इसके उद्देश्य से उन्होंने रेलगाड़ी व्यवस्था का विस्तार किया, आवागमन के साधनों का विस्तार किया और संचार प्रणाली को बढ़ावा दिया, डाक व्यवस्था का विस्तार किया। उनका उद्देश्य भारतीयों को लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि अपने जो इंग्लैंड में उद्योग लगे हैं उन तक कच्चा माल अति शीघ्र पहुंचाना, क्योंकि आवागमन के साधन अगर अच्छे होंगे तो शीघ्र भारत के आंतरिक भागों से जो सामान है वो शीघ्र इंग्लैंड पहुंच जाएगा और जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होगी और वहाँ से जो तैयार माल है वो शीघ्र भारत में आएगा और तैयार माल अगर सस्ता होगा तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे और उसको पसंद करने का नतीजा ये निकलेगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप खराब होती जाएगी। तो परिवहन के साधनों का विकास करना भी एक कुटीर उद्योग विनाश का कारण माना जा सकता है। अकाल की स्थिति से हमारा तात्पर्य है कि अकाल समय समय पर पड़ते रहे, क्योंकि पहले ना तो प्रशासन का इतना ध्यान, क्योंकि कभी बारिश नहीं हुई, कभी किसानों के पास धन का इतना अभाव हो गया और महामारी फैल गई। तो ये अकाल की स्थिति में किसानों को बड़ी विचित्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इतने किसान ऋणग्रस्त रहते थे कि उन्हें भूख के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती थी और अकाल पड़ने पर अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को जलाने के लिए ऊंची बड़ी बड़ी दावतें करते थे ताकि यहाँ भारतीयों का मजाक उड़ाया जा सके। और अकाल बार बार पड़ने से भी कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ, क्योंकि किसानों के पास ना तो धन ना ही अनाज, तो वो भुखमरी का शिकार हुए। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि बंगाल के खेतों में नील की खेती करने के कारण वहाँ के किसान इतने गरीब और इतने परेशान हो गए कि उन्हें उनकी हड्डियाँ खेतों में बिखरी हुई दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद कुटीर उद्योगों के पतन के प्रभाव क्या हुए, कि क्या इफेक्ट निकले जब कुटीर उद्योग का पतन हुआ, तो अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव हुआ। तो ये अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि
भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारतीय जो स्थानीय जो शासक थे उनकी ऊपर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि पहले तो स्थानीय जो शासक थे वो किसी प्रकार से बच रहे थे, लेकिन जब कुटीर उद्योगों का पतन शुरू हो गया तो इससे बड़े बड़े जो धनाढ्य वर्ग के लोग थे वो भी इससे नहीं बच पाए और अर्थव्यवस्था चौपट होती गई। अब लोगों के पास सिर्फ याचना करने के अलावा अंग्रेजों के सामने और कुछ नहीं रह गया था। व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। व्यापार संतुलन तो गड़बड़ाया गया, क्योंकि अब पूर्ण रूप से जो अर्थव्यवस्था पर कब्जा इंग्लैंड सरकार का, कंपनी का, तो व्यापार संतुलन जो था वो बिल्कुल गड़बड़ा गया और कोई ऐसी कंडीशन नहीं रह गई थी जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने का उद्देश्य ही अंग्रेजों का बना हुआ था। और जब कुटीर उद्योगों का विनाश होने लगा तो व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसका खेती पर निर्भरता बढ़ी। अब खेती पर निर्भरता यूँ बढ़ी क्योंकि जो किसान, मजदूर, दस्तकार, कारीगर, शिल्पकार जो नगरों में जो कार्यों कर रहे थे, तो जब उनका काम ही बंद हो गया तो वो अपने ग्रामों की तरफ बढ़ने लगे और गांव में इतनी उनके पास खेती नहीं थी कि उसमें उत्पादन करके वो अपना पेट भर सकें और कृषि करने के तरीके बदल दिए गए। साधन तो पुराने ही थे, लेकिन किसान अपनी मन मर्जी से कोई भी कृषि कार्य नहीं करता था। उसे वही फसलें उगानी पड़ती थी जिसके लिए अंग्रेजों की परमिशन होती थी, यानी ब्रिटिश सरकार चाहती थी, यानी कंपनी की इच्छा। खेती पर निर्भरता बढ़ी, तो खेती पर निर्भरता बढ़ी पर उससे लोगों की पूर्ति नहीं पड़ी, यानी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। कला कौशल को क्षति। अब कला कौशल को क्षति यूँ पहुँची कि जब लोगों को कार्य करने से लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा, उनका पेट नहीं भर रहा, उन्हें आमदनी नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति काम क्यों करेगा? भाई उत्पादन जब होता है जब उसकी डिमांड होती है। अब डिमांड ब्रिटिश उद्योगों ने नष्ट कर दी कि वो सस्ता सामान भारत में बिक रहा है, तो इससे क्या हुआ, कला कौशल में कुछ क्षति पहुंची और शिल्पकार, मजदूरों, दस्तकारों ने अपना कार्य करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लागत के हिसाब से आमदनी नहीं हो पाती थी। इसके बाद धन का निष्कासन। तो भारत से धन का निष्कासन से तात्पर्य है कि भारत से का जो मूल जो आमदनी थी, जो धन था, वो धीरे धीरे भारत से बाहर जाने लगा। यानी एक तो कच्चे माल के रूप में और एक धन के रूप में तो कम, लेकिन भारत का जो अधिकतर जो कच्चा माल था वो यहाँ से परिवहनों के मतलब आवागमन के साधनों के द्वारा भारत से बाहर जाने लगा। दादा भाई नौरोजी ने भी इस बात को उल्लेख किया है कि भारत से धन का निष्कासन भारत की आर्थिक दृष्टि से हितकारी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से सोना चांदी तो इतना नहीं ले जा सके, लेकिन भारत की जो उत्पादन क्षमता के हिसाब से जो भी पैदावार होती थी उसको धीरे धीरे भारत से इंग्लैंड भेजने लगे और इतनी स्थिति उन्होंने तीव्र गति बढ़ा दी कि भारत के लोगों के सामने अब स्वतंत्रता तो बहुत दूर की बात थी, पेट भरना भी एक तरह से बहुत मतलब मुश्किल होने लगा। अंग्रेज कर्मचारियों का निजी व्यापार, और अंग्रेज कर्मचारी निजी व्यापार में वही दस्तक प्रथा का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि वे दस्तक प्रमाण पत्र के द्वारा अपने निजी माल को भी कंपनी का माल बताकर उससे टैक्स से बच जाते थे, जिससे कि उन्हें काफ़ी व्यक्तिगत लाभ होता। लेकिन इसका कंपनी को विशेष लाभ नहीं हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन कर्मचारियों को इससे बहुत लाभ हो रहा था और कर्मचारी मनमानी करने पर
आमदा थी। धन निष्कासन का धन निष्कासन का अर्थ है भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो भी कच्चे माल के रूप में, धातु के रूप में, मुद्रा के रूप में भारत से इंग्लैंड की तरफ चला जाना ही धन निष्कासन कहा जा सकता है। इन धन का यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा अपने देश ले जाना, और इसका स्वरूप बहुत ही विचित्र था कि कोई भी कीमती चीज़ यहाँ से जो भी उनको अच्छी लग रही है, चाहे वो सोना हो, मुद्रा हो या कच्चा पदार्थ हो, रॉ मटेरियल, वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते। और तो और यहाँ से मजदूरों को भी इंग्लैंड ले जाया जाता, उन्हें दिन रात उद्योगों में काम कराया जाता। तो इस प्रकार से उनकी नीति इतनी कठोर और इतनी खतरनाक थी जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट होती चली गई। यानी भारत एक सोने की चिड़िया होते हुए भी एक तरह से विपन्न देश बनता गया। धन निष्कासन का प्रभाव, अब धन निष्कासन का प्रभाव क्या करता है कि बढ़ता हुआ करों का बोझ, तो टैक्सों का बोझ तो बढ़ेगा ही जब आमदनी नहीं है, और जो किसान या जो धनाढ़ लोग थे उन्हें जो भी धन ऋण के रूप में लेना पड़ता था तो वो उसको चुकाने में अक्षम हो गए, क्योंकि उनके आमदनी के स्रोत खत्म। और बहुत सारे पहले ऐसे जगत सेठ धनाढ़ व्यक्ति थे, लेकिन उनकी स्थिति भी दयनीय होती गई। तो भारत में जब धन ही नहीं रहा तो लोगों पे करों का बोझ, क्योंकि लोग अपने निजी और कुछ मतलब धार्मिक या वैसे सामाजिक कार्यों करने के लिए धन की आवश्यकता, तो वो ऊंचे ऋणों मतलब ऊंचे करों या टैक्स पर धन उधार लेते थे, लेकिन उसको चुका नहीं पाते थे, और इससे और अधिक उनका शोषण बढ़ता गया। देश में बढ़ती हुई निर्धनता और देश में धन निष्कासन हुआ। जब धन ही नहीं रहा, यानी ना तो कच्चे पदार्थ के रूप में, ना कोई फसल के रूप में और न मुद्रा के रूप में, तो फिर देश में निर्धनता बढ़ना ही निश्चित था और लोगों की स्थिति दयनीय होती गई। किसानों की निर्धनता में वृद्धि, तो किसान एक तरह से मशीन बन के रह गए थे। मतलब किसान का काम सिर्फ अन्न को उपजाना, मनमाने किसान अंग्रेजों जिस भी तरीके से उसे खरीदें, इतने भी मूल्य पर, किसानों को कोई हस्तक्षेप नहीं, किसानों को उसको निम्न मूल्य पर अंग्रेजों को बेच देना, ये किसानों की निर्धनता में ये वृद्धि इससे होती गई कि किसान ना तो अपने कृषि के मालिक, न फसल के मालिक, और उनका कोई अधिकार नहीं, जिससे क्या है किसानों की निर्धनता में दिनों दिन वृद्धि हुई, क्योंकि किसानों को उतना ही अन्न मिल पाता था जिससे कि वो जिंदा रह सके। तो धन निष्कासन का एक प्रभाव देखने को मिलता है किसानों की निर्धनता में वृद्धि। विदेशी पूंजी निवेश से शोषण, विदेशी पूंजी, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इंग्लैंड के बहुत सारे पूंजीपतियों को अपनी पूंजी लगाने के लिए भारत में आमंत्रित कर दिया। तो अब जो विदेशी पूंजीपति वो भारत में वहीं पूंजी लगाएंगे जहां से उन्हें पर्याप्त मात्रा में आमदनी हो सके, और उन्होंने अपनी बहुत सी पूंजी भारत में तो लगाई, लेकिन उस पूंजी से जो भारतीय थे वो एक तरह से उनकी स्थिति पशु तुल्य होती गई, यानी वो किसी तरह से मनुष्य नहीं रह गए थे, और उनको उनका शोषण करना, मतलब हर तरीके से शोषण करना ही उनका उद्देश्य हो गया था। विदेशी पूंजी जो पति थे उन्होंने भारत से अधिक धन ऐंठने का ही काम किया, और जो कमी रह गई थी वो विदेशी पूंजी निवेश से पूरी हो गई। यानी यहाँ पर अब एक तरह से लोग नामात्र के रह गए, जो भी आमदनी का स्रोत खत्म और किसी तरीके से मालिकियत खत्म। तो इससे बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी, और कोई सुनने वाला नहीं, न न्याय करने वाला। जबकि हमने इससे पूर्व में देखा कि मुगल काल और सल्तनत काल में
कुछ नीतियाँ तो थी जिस पे लोग विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है कि आप तो सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप हमें अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पहुँचाएँ। किसानों की ये शोषण, अंग्रेजों की ये शोषणवादी नीति भारतीयों के लिए बहुत ही अधिक घातक सिद्ध हुई। भारतीय व्यापारियों को हानि होना, तो भारतीय व्यापारी भी कहाँ बचने वाले थे, क्योंकि जब किसानों की दशा दयनीय हो गई और किसानों के पास खाने तक को अन्न नहीं, तो व्यापारी लोग काय का व्यापार करें। और व्यापार, भारतीय व्यापारी जो पहले मुद्रा का लेन देन, हुंडियों का लेन देन करके उसमें मुनाफा कमाते थे, अब इंग्लैंड और ब्रिटेन की सरकार के आगे वो भी नतमस्तक हुए, उनके भी आय के जो स्रोत थे वो खत्म हो गए। और जो भारतीय व्यापारी अमीर थे, जगत सेठ जैसे का नाम आता है, तो वो भी अब विपन्नता की ओर, विपन्नता के शिकार हुए, उनकी स्थिति भी आर्थिक रूप से दयनीय हो गई। यहाँ कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का कृषि का वाणिज्यीकरण करना बहुत ही एक सोची समझी चाल, जिससे कि पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो अंग्रेजों के चंगुल में फंस के रह गया और भारतीय इसके शोषण का शिकार होते गए, जिसमें आज हमने देखा कि वाणिज्यीकरण के प्रभाव, कुटीर उद्योगों के पतन, कुटीर उद्योग के विनाश के क्या कारण और कुटीर औद्योगिक पतन के क्या प्रभाव निकले, एवं भारत के धन निष्कासन, भारत में लूट का आरंभ होना और धन निष्कासन का प्रभाव क्या क्या पड़ा। आज बस इतना ही इस वीडियो में, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।